मैं आज अपनी दूसरी क्लास के अंतर्गत जो हमने पहली क्लास में भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय पढ़ा था, उससे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगी, जिसके अंतर्गत जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो 2 अंक का प्रश्न आता है, उसमें 2 में से 2 अंक प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न है, मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है, वह माध्यम कौन सा है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता है कि वह माध्यम है भाषा। दूसरा प्रश्न है, समाज की इकाई कौन है, वह किससे समाज बनता है? तो इसका उत्तर है मनुष्य समाज की इकाई है, वह मनुष्य से ही समाज बनता है। अगला प्रश्न, मनुष्य भाषा का प्रयोग क्यों करता है? तो मनुष्य परस्पर अपने विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, भाषा के माध्यम से मनुष्य क्या करता है? भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखो। वे भाषाएं हैं संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं बोली जाती है। फिर है, भारत राष्ट्र कैसे बना? भारत अनेक भाषा भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा कैसे प्रयोग में लाई जाती है? इसका उत्तर है, मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। फिर है, जीवन के प्रति रागात्मक संबंध किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? तो जीवन के प्रति जो रागात्मक संबंध है वह भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, सभ्य समाज का आधार किसे माना जाता है? इसका उत्तर है, सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को माना जाता है। फिर है, भाषा की विशेषताएं लिखिए। इसके अंतर्गत इसमें ये बताया गया है कि भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। फिर मौखिक भाषा की परिभाषा है, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर है लिखित भाषा, पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। फिर है अगला प्रश्न, बोली व उपभाषा किसे कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कितने मील की दूरी में बोली में बदलाव आ जाता है? तो हमने एक उक्ति पढ़ी थी कि हर 5 मील की दूरी पर बोली में बदलाव आ जाता है। अब बोली के लिए जो कहावत प्रसिद्ध है वो कौन सी है? बोली के लिए जो कहावत प्रसिद्ध है वो है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। बोली व भाषा में अंतर लिखिए। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता, वह शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्वी हिंदी भाषा की बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी।
बिहारी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, मंडियाली। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण। तो इसमें क्या है कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वह व्याकरण है। अगला प्रश्न, भाषा को जानने के लिए क्या जानना आवश्यक है? तो भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना आवश्यक है। व्याकरण की इकाइयों के नाम लिखिए। तो व्याकरण की इकाइयों के नाम है ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि। फिर है व्याकरण के अंगों के नाम लिखिए। तो व्याकरण के 4 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार आदि। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। फिर प्रश्न है, भाषा व उनकी लिपियों के नाम लिखिए। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली भाषा जो है इसकी लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम है रोमन लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि का नाम है फारसी लिपि। आप इन प्रश्नों का प्रयत्न करो, प्रयास करो और आगे के लिए तैयारी करो। अब हम अपने अगले वीडियो में कल फिर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।